हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट हाई में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सपोज ट्रीज। सपोज ट्रीज सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट होती हैं जो हम इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटीज़ में। माउथ कैविटी को छोड़ के जितनी भी सारी कैविटीज़ होती हैं उसमें हम जो सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट इंसर्ट करते हैं उसको हम सपोज ट्रीज कहते हैं। अब अदर बॉडी कैविटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? अदर बॉडी कैविटीज़ आपका रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा या ईयर भी हो सकती है, नेज़ल कैविटी हो सकती है। तो उनमें जो ये सॉलिड डोजेज हम इंसर्ट करते हैं ना, उसी को हम सपोजिटरीज कहते हैं। अच्छा, ये सपोजिटरीज बनाए जाते हैं, जब बनाए जाते हैं तो जब ये इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी कैविटीज़ में, वहाँ पर ये मेल्ट होते हैं या डिज़ोल्व होते हैं उन बॉडी कैविटीज़ में। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग फिर ये वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डिज़ोल्व होने के बाद ये रिलीज़ करता है अपना मेडिकामेंट। जो मेडिकामेंट उस सॉलिड यानी कि सपोजिटरीज में होगा वो रिलीज़ हो जाएगा और वो फिर अपना एक्शन दिखाएगा। अब इस सपोजिटरीज की ना बहुत सारे शेप्स हैं, साइजेस भी अलग अलग हैं, वेट भी अलग अलग तरीके का आता है। लेकिन जनरली जो वेट हम लेते हैं ना एवरेजन, वो 1 to 2 ग्राम हम लेते हैं। आगे इन्होंने बताया कि कोका बटर या ग्लाइसरोजेलेटिन इज़ यूज्ड एज ए बेस। मतलब कि सपोजिटरीज को जब हम बनाते हैं, जब हम फॉर्मेशन ऑफ सपोजिटरीज करते हैं, बनाने के दौरान हमें बेसिस यानी कि सपोजिटरी बेसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो उनमें से कौन कौन से बेस इंपॉर्टेंट है? कोका बटर और ग्लाइसरोजेलेटिन। ये हमें आगे भी पढ़ना है कैसे मतलब इनकी फॉर्मेशन होती है बेसिस का। तो उसके बाद यहाँ पे यूजेस क्या क्या आते हैं सपोजिटरीज के? यूजेस 3 हैं इसके। एक तो लोकल एक्शन, दूसरा सिस्टमिक एक्शन और तीसरा मैकेनिकल एक्शन। लोकल एक्शन होता है कि लोकली आपने किसी जगह पे इसका एक्शन करवाना हो। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन के लिए आपने वहाँ स्पेसिफिक जगह पे इसका यूज़ किया तो लोकल एक्शन वहाँ पर। और सिस्टमेटिक एक्शन ये होता है कि जब ये सपोजिटरीज एब्जॉर्व हो जाएगी तो ब्लड में जाएगी, तो वो ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, तो सिस्टमेटिक एक्शन हो जाएगा, पूरी बॉडी में उसका एक्शन आ जाएगा। उसके बाद वो मैकेनिकल एक्शन में हम जो आपका इंटेस्टाइन लोअर बाउल पार्ट होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं? इवैक्यूएशन यानी कि फीसेस की इवैक्यूएशन करवाने में हेल्प करते हैं, जिसको हम मैकेनिकल एक्शन कहते हैं। मैकेनिकल एक्शन में ये होता है कि बाउल में हम फैसिलिटेट करवाते हैं इवैक्यूएशन। इन द ट्रीटमेंट ऑफ हेमोराइड्स के लिए, एनल इरिटेशन या कॉन्स्टिपेशन के लिए। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि जो सपोजिटरीज होती है ना, सपोजिटरीज ये कन्वेंट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स होती हैं, यानी कि बहुत ही अच्छा मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये क्या करता है? इरिटेट करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को। ये क्या करता है? इरिटेट करता है, जिससे क्या हो सकती है? वोमिटिंग काज हो सकती है। लेकिन वो वोमिटिंग डिस्ट्रॉयड होती है फिर हेपेटिक सर्कुलेशन की वजह से, या वो डिस्ट्रॉय होती है स्टमक के पीएच के चेंज होने से या एंजाइम्स के चेंज होने से, फिर वो वोमिटिंग नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट मतलब मोड माना जाता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और एक चीज़ यहाँ पे क्यों इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम इजीली इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं चिल्ड्रंस में या ओल्ड पर्सनस में। ठीक है, बूढ़े इंसान में, छोटे बच्चों में भी कर सकते हैं, या कोई अनकॉन्शियस पेशेंट हो उसमें भी हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या वो उन पेशेंट्स में जो टैबलेट को स्वेलो नहीं कर सकते क्योंकि अनप्लेजेंट उनका टेस्ट होगा या ऑर्डर वगैरह, उस वजह से वो स्वेलो नहीं कर सकते, तो उनमें भी हम ये सपोजिटरीज दे सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि रेक्टल, ये चीज़ें आप याद रखना भी चाहे तो रख लें, अच्छी बात है, नहीं भी रखना चाहे तो कोई बात नहीं। तो आगे उन्होंने बताया कि जो रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं ये यूज़ में लेते हैं हम एज ए लुब्रिकेटिंग या स्मूथिंग या एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक या लोकल एनेस्थीसिया एक्शन के लिए या एस्ट्रोजेंट इफेक्ट के लिए भी हम इसका यूज़ में लेते हैं। अभी लुब्रिकेट मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन कम करवाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल कभी जब कैथेटर इंसर्ट करना हो यूरेथ्रा के ज़रिए से, तो कैथेटर को सबसे पहले हम लुब्रिकेट करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो। ठीक है, ताकि सेल डैमेज ना हो, वो ऑर्गन डैमेज ना हो। तो लुब्रिकेटिंग में भी इसका यूज़ या स्मूथिंग भी वही होता है। एज एंटीसेप्टिक भी इसका यूज़ होता है, एज ए एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो ये सारे इसके
रेक्टल सपोजिटरीज के यूजेस हैं। आगे मैंने कहा कि या हार्मोन, अच्छा या हार्मोन या स्टेरॉइड, हार्मोन के लिए भी या स्टेरॉइड के लिए भी, ठीक है। देयरफॉर इट में कंटेन एंटीसेप्टिक, लोकल एनेस्थीसिया, एस्ट्रोजेंट, हार्मोन, स्टेरॉइड। अब कभी कभार अगर ये आए कि रेक्टल सपोजिटरीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है, तो ये मतलब एज इनका फंक्शन होता है, ठीक है। द रेक्टल सपोजिटरीज मीन फॉर द सिस्टमेटिक इफेक्ट कंटेनिंग एनाल्जेसिक। अब जो इसका सिस्टमेटिक इफेक्ट होता है ना, किसका, रेक्टल सपोजिटरीज का सिस्टम है, यानी कि ब्लड में जब जाता है इसका इफेक्ट पूरी बॉडी में, तो एनाल्जेसिक के लिए यूज़ होता है, यानी कि पेन किलर, एंटीस्पास्मोटिक, ठीक है, पेट दर्द के लिए, सीडेटिव भी, और एंड ट्रांसक्यूलाइजर्स के लिए भी। अब आगे इन्होंने बताया कि जो लोअर पोर्शन होता है ना रेक्टम का, उसमें ना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया होता है, यानी कि ये सपोजिटरीज वहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, कहाँ पे, लोअर पोर्शन ऑफ रेक्टम पे, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ सपोजिटरीज ज़्यादा पॉसिबल है, वहाँ पे ज़्यादा होता है। इससे फ्रॉम विच द वहाँ पे ना सॉल्युबल सब्सटेंसेस ईजिली पास हो सकते हैं, यानी कि जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे वो ब्लड में ईजिली पास हो सकते हैं। तो ब्लड में जब पास वो हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे, वेनस सर्कुलेशन में जाएंगे, और उसके बाद वो ड्रग अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है। हाउएवर, लेकिन कभी कभार जो रेट ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग डिपेंड कभी कभार करता है नेचर ऑफ द बेस, यानी कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन कभी कभार डिपेंड करती है किस पे, जो सपोजिटरीज में बेस हम ऐड करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन ड्रग की होगी, ठीक है, कितनी रेट से होगी, वो डिपेंड करेगा कि हमने इस पर कौन सा बेस ऐड किया हुआ है सपोजिटरीज में। अच्छा, दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड। अच्छा, द मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट। अब आपको ज़्यादा मैक्सिमम थेरेपेटिक इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा? थेरेपेटिक इफेक्ट मतलब होता है कि जिसके लिए आपने वो दवाई ली, कोई भी दवाई आप लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने पेन किलर लिया पेन के लिए, तो वो होता है आपका थेरेपेटिक इफेक्ट उसका। फॉर एग्जाम्पल आपने खांसी के लिए कोई दवाई ली, तो खांसी कम करने के लिए जब वो एक्ट करेगा तो वो हो गया उसका थेरेपेटिक इफेक्ट, ठीक है। तो थेरेपेटिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड इफ ड्रग, अगर मैक्सिमम आपका थेरेपेटिक तब दिखाएगा जब हम ड्रग को छोटी छोटी फाइनली डिवाइड स्टेज, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके रखेंगे, ठीक है, ड्रग को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि जब ये छोटे पार्टिकल्स होंगे तब जाके ये एब्जॉर्ब जल्दी हो जाएंगे और फिर ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये था सपोजिटरीज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं। अब आगे इन्होंने कहा कि जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है ना, ये ज़्यादातर हम एक्सटेंसिव यूज़, इनका यूज़ ज़्यादातर हम किस में, मैकेनिकल एड में, जो अभी हमने पढ़े ना 3 फंक्शंस, अभी जो पीछे हमने पढ़े, इसका लोकल एक्शन, सिस्टमेटिक एक्शन और मैकेनिकल एक्शन। तो ज़्यादातर रेक्टल सपोजिटरीज को हम मैकेनिकल एक्शन यानी कि इवैक्यूएशन के लिए, बाउल की इवैक्यूएशन के लिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ में लेते हैं रेक्टल सपोजिटरीज को, विच प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय इरिटेटिंग, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन को वहाँ पे इरिटेट करता है रेक्टम के, और लुब्रिकेटिंग एक्शन। द ग्लिसरीन सपोजिटरीज आर रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज आर रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल ऑफ इवैक्यूएंट सपोजिटरी, यानी कि जो सपोजिटरी में हम इवैक्यूएंट मतलब कि इवैक्यूएशन में यूज़ करते हैं सपोजिटरी, उसकी एग्जांपल ये वाली है, ग्लिसरीन सपोजिटरीज, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज हमने पढ़ना। सबसे पहले रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है। ये रेक्टल सपोजिटरीज वही होती हैं जो हम रेक्टम में इंट्रोड्यूस जब हम करें सपोजिटरीज, उसको हम रेक्टल सपोजिटरीज कहेंगे। किस लिए? फॉर सिस्टमैटिक इफेक्ट, ठीक है, लोकल इफेक्ट के लिए नहीं, सिस्टमैटिक इफेक्ट के लिए। दे आर ट्रैप्ड एट वन और बोथ एंड टेपर्ड, यानी कि ये जो रेक्टल सपोजिटरीज होते हैं इनकी शेप मतलब इस तरह से टेपर्ड टाइप होती है, ठीक है, इस तरह से आगे, यानी कि ये इजीली इंसर्ट हो, ठीक है, टेपर्ड, या बोथ साइड से, एक साइड से होता है यूजुअली, और बोथ एंड्स होता है, ठीक है, वो एक साइड इस तरह से, ठीक है, ताकि इजीली इंसर्ट हो सके, ये टेपर्ड एंड होता। और इसका वेट यूजुअली 2 ग्राम होता है रेक्टल सपोजिटरीज का। अच्छा, द रेक्टल सपोजिटरीज जो हम चिल्ड्रंस में देते हैं उसका साइज़ स्मॉल होगा और वेट भी कम होगा जो हम चिल्ड्रंस में देंगे। देन एडल्ट सपोजिटरीज, एडल्ट में थोड़ी सी बड़ी देंगे और उसका वेट भी ज़्यादा होगा। अब जो चिल्ड्रंस में हम देते हैं ना, उसका वेट, उस सपोजिटरीज का वेट 1 ग्राम होता है। जनरली रेक्टल सपोजिटरीज का 2 ग्राम होता है, लेकिन जो हम चिल्ड्रंस में देते हैं उसका वेट 1 ग्राम होता है, ठीक है। चलिए, वजाइनल सपोजिटरीज, दीज आर ऑल्सो नोन एज पैसरीज,
पहला एक क्वेश्चन याद रखें कि इनको पैसेरीज कहते हैं, ठीक है। वेजाइना में जो सपोजिटरीज दी जाती हैं उनको पैसेरीज भी कहते हैं, ठीक है। आप इनको पैसेरीज भी कहते हैं, कह सकते हो। और हम इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सी कैविटी में, वेजाइना की कैविटी में। और ये बड़ी होती हैं, रेक्टल सपोजिटरी से ये बड़ी होती हैं, और इनका वेट भी अलग होगा, ठीक है। इनका 3 to 6 ग्राम होता है, या इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है इसका वेट, ठीक है। और वेजाइनल सपोजिटरीज में भी ये मतलब इनकी शेप कून शेप्ड हो सकते हैं, ठीक है। कून आता है ना, कून आपको आ जाए ना, जो आप कून खाते हो ना, वो आइसक्रीम टाइप कून शेप उस टाइप की होती हैं, या रॉड शेप्ड होती हैं, ठीक है। सीधे रॉड, इस तरह से रॉड शेप्ड होती हैं, या वेज शेप होती हैं, ठीक है। वेज शेप में दिखाता हूँ कैसी होती हैं। तो ये ना, ये वेज शेप होती है, मतलब इस तरह के भी मतलब सपोजिटरीज हो सकती है, इस शेप वाली, इसको हम वेज शेप कहते हैं, ठीक है। अब आगे इन्होंने बताया कि मतलब स्पेशल शेप्ड सपोजिटरीज आजकल मैन्युफैक्चर की जाती हैं और सप्लाई की जाती हैं एप्लीकेटर्स को, किस लिए, टू फैसिलिटेट इंसर्शन इनटू द वेजाइना, वेजाइना को इंसर्ट करने के लिए एक स्पेशल शेप्ड सपोजिटरीज मैन्युफैक्चर की जाती हैं नाउअडेज। फ्यू स्पेशल टैबलेट्स या कैप्सूल्स या ओवल और सपोजिटरी शेप्ड आर प्रिपेयर्ड फॉर यूज़ ऑफ वेजाइना। वेजाइना के लिए मतलब टैबलेट्स भी यूज़ में लिए जाते हैं, या कैप्सूल फॉर्म में भी लिए जाते हैं, या ओवल शेप, या ठीक है सपोजिटरी शेप जिस तरह की होती है उस तरह की मतलब स्पेशल शेप दी जाती है सपोजिटरीज को वेजाइना में इंसर्ट करने के लिए। एंड आर नोन एज, इनको हम वेजाइना टैबलेट्स, अगर टैबलेट फार्म हो तो वेजाइनल टैबलेट्स कहेंगे, अगर कैप्सूल फार्म में होगा तो क्या कहेंगे, वेजाइनल कैप्सूल्स कहेंगे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उसके बाद यूरेथ्रल सपोजिटरीज, वही हो गया, इनको हम यूरेथ्रल बोगीज कहते हैं, ये आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूरेथ्रल बोगीज भी जब हम यूरेथ्रा में इंसर्ट करेंगे, किसको, सपोजिटरीज को, एंड आर मीन फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द यूरेथ्रा में इंसर्ट करेंगे। अब यूरेथ्रा क्या होता है, वो तो लॉन्ग होता है ना, इसीलिए ये भी होंगी ना, लॉन्ग होंगी, थिन होंगी, तो ठीक है, यूरेथ्रा के हिसाब से आप देख लें तो थिन ही होगी ना, वो भी तो थिन होता, थिन होगी, लॉन्ग होंगी, या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, सिलेंडर टाइप होता होगा, या राउंड एक एंड में। द वेट वेरीज, अब इसका वेट 2 to 4 ग्राम होता है, और लेंथ इसकी 2 to 5 इंच तक होती है। यूरेथ्रल सपोजिटरीज, और मतलब ये रियरली यूज़, कभी कभार यूज़ में लिए जाते हैं यूरेथ्रल सपोजिटरीज। आगे हमने पढ़ने हैं नेज़ल सपोजिटरीज। अभी नेज़ल सपोजिटरीज क्या होती, इनको हम नेज़ल बोगीज भी कहते हैं, ठीक है, बोगी, नेज़ल बोगीज, ये पॉइंट याद रखना है आपने। या इसको हम क्या कहेंगे, बुगिनेरिया, ठीक है, बुगिनेरिया भी इसे कहते हैं। ये हम किस में इंसर्ट करते हैं, नेज़ल कैविटी में, और ये सिमिलर शेप के होते हैं यूरेथ्रा, जिस तरह से यूरेथ्रल बोगीज होते हैं ना, उसी तरह की इनकी भी शेप होती हैं। इनका वेट 1 ग्राम होता है, और इनकी लेंथ 9 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। और ये ना याद रखें, ये हमेशा कौन से बेस के साथ मतलब प्रिपेयर किए जाते हैं, ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस। इसमें जो बेस लगते हैं ना, वो ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस, आगे आप पढ़ोगे ना तब जाके आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। फिलहाल याद रखें, जो इसमें हम बेस यूज़ करते हैं वो ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस होती हैं। चलिए आगे, ईयर कोन्स, जब हम ईयर कोन्स वही होता है ना, इनको, अच्छा पहला इसको क्या कहते हैं, ऑरिनेरिया भी कहते हैं। ईयर कोन्स को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ऑरिनेरियाज, ठीक है। और ये हम जब हम इंट्रोडक्शन किस में करेंगे, इस सपोजिटरीज को जब हम ईयर में इंसर्ट करेंगे तब मतलब इसको हम क्या कहते हैं, ऑरिनेरिया, यानी कि इन सब ईयर कोन की सपोजिटरीज को हम ऑरिनेरिया भी कहते हैं। और हम इंट्रोडक्शन इसको किस में करते हैं, ईयर कैविटी में करते हैं, और ये भी रेयरली यूज़ में लिए जाते हैं। जनरली इसमें थियोब्रोमो ऑयल, ठीक है, इज़ यूज्ड एज ए बेस। बेस कौन सी हम यहाँ पे लेते हैं, थियोब्रोमो ऑयल को, किस में, ईयर कोन्स में, ठीक है। प्रिपरेशन इन द यूरेथ्रल बोगीज, मोल्ड एंड कट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड साइज। अब हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं, वो देखें। अब न्यूअर कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज क्या है, वो यही है कि मतलब सपोजिटरीज की फॉर्मुलेशन नए तरीके से बनाई जाती है, उसकी पैकेजिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं, जिसको हम न्यूअर कंसेप्ट ऑफ सपोजिटरीज कहते हैं। अब सपोजिटरीज में ना टैबलेट टाइप बनाई जाती है, उसकी फॉर्मुलेशन टैबलेट बेस्ड बनाई जाती है, इसीलिए उसको टैबलेट सपोजिटरीज कहते हैं। अब ये सपोजिटरीज कहाँ पे हम यूज़ लेते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज में, या पैसेरीज यानी कि वेजाइनल सपोजिटरीज में इसको यूज़ में लेते हैं। इनको बनाया जाता है रेक्टल और पैसेरीज के लिए फॉर्मुलेशन, और दे कंटेन डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। अब इस
टैबलेट सपोजिटरीज में ना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स पाए जाते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या होता है कि जो उसमें मेडिकमेंट होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो तो वो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स इसमें ऐड किए जाते हैं। लाइक क्या किया ऐड किया जाता है, एफेरेसनस कॉम्बिनेशन या स्टार्च ऐड किया जाता है एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। ठीक है, कोई चीज़ अगर बनी हो उसको तोड़ वो होता है डिसइंटीग्रेट होना। ठीक है, तो इस टैबलेट में जो फॉर्मुलेशन होगी यानी कि जो मेडिकमेंट होगा उसकी डिसइंटीग्रेशन करना, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसीलिए हम इसमें ऐड करते हैं। अच्छा, पेसरीज अब आर जनरली प्रिपेयर्ड एज एलिमेंट शेप। अब ये पेसरीज जब बनाई जाती है ना, ये थोड़ी सी एलिमेंट शेप बनाई जाती हैं। ये टैबलेट मतलब अच्छी टैबलेट साइड नहीं, थोड़ा सी एलिमेंट शेप में बनाई जाती हैं पेसरीज के लिए, क्योंकि ताकि इंसर्ट जब हम इसको इंसर्ट करें उसमें थोड़ी सी आसानी हो। ठीक है, इंसर्ट करने के दौरान आसानी हो, इसलिए इसका एलिमेंट शेप बनाया जाता है टू प्रोवाइड और लार्ज सरफेस एरिया के लिए भी इसको हम इस वाले शेप में बनाते हैं, एलिमेंट शेप लाइक। ठीक है, ताकि इसकी डिसइंटीग्रेशन और एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सकें। अब रेक्टल टैबलेट्स, जो ये रेक्टल टैबलेट्स हम बनाते हैं, जनरली कवर्ड विथ थिन लेयर्स ऑफ मटेरियल्स। अब रेक्टल टैबलेट्स को हम थोड़े कवर करते हैं कुछ मटेरियल से, थोड़े से थिन होते हैं, वो थिक नहीं होते, थिन मतलब इससे पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल से हम इसको क्या करते हैं, कवर करते हैं रेक्टल सपोजिटरीज को। ये याद रखें, सपोजिटरीज, लेकिन कौन सी, रेक्टल वाली। अच्छा, इसके बाद क्या है, लेयर्ड सपोजिटरीज। अब लेयर्ड सपोजिटरीज क्या होती, लेयर्ड इसमें ना मतलब लेयर अगर सपोजिटरी ली जाती है, एक लेयर चढ़ाई जाती है एक मेडिकमेंट की, उसके बाद दूसरी लेयर, उसके बाद तीसरी लेयर, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, लेयर्ड सपोजिटरीज। अब आगे देखते हैं अच्छे से। अब ये बोल रहा है कि दीज टाइप्स ऑफ सपोजिटरी कंटेन मतलब डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, एक्चुअली अलग अलग ड्रग्स होते हैं अलग अलग लेयर में। ठीक है, इन डिफरेंट लेयर्स में 10 जो भी इनकम्पेटेबल ड्रग होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक ड्रग दूसरे ड्रग के साथ इनकम्पेटेबल, वो उसके साथ रिएक्शन करता होगा, ठीक है, इनकम्पेटेबल होगा, तो फिर तब हम किसका यूज़ लेते हैं, लेयर्ड सपोजिटरीज का। ठीक है, इनकम्पेटेबल अगर ड्रग हो तब भी हम क्या लेंगे, लेयर्ड सपोजिटरीज लेंगे। ठीक है, कैन बी सेपरेटेड, इसको हम सेपरेट करते हैं ईच अदर, इस लेयर से इनकम्पेटेबल ड्रग्स को। इसीलिए सिमिलर ड्रग्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, इसी तरह से इन ड्रग्स का अलग अलग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट भी होगा या डिसोल्यूशन कैरेक्टर्स भी अलग अलग होगा। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड टू कंट्रोल द एब्जॉर्प्शन रेट्स, ताकि हम इसके एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल कर सकें। अच्छा, दीज टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज कैन बी प्रिपेयर्ड पार्शली बाय फिलिंग। अब हम क्या कैसे लेयर्ड को किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, इसको हम पार्शल फिल करते हैं। एक मोल्ड होता है ना, मोल्ड होता है कि मतलब इस तरह का एक प्लेट होता है, उस प्लेट में ना इस तरह के छेद होते हैं थोड़े से, तो वो छेद होते हैं ना, वो शेप देते हैं कि उसमें हम सब क्या करते हैं, इसमें हमने ये डाला सपोजिटरीज, ठीक है, एक्वस टाइप मतलब लिक्विड में बनाया और डाल दिया इसमें, तब वो शेप लेगा मोल्ड, इसी को हम मोल्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी मोल्ड को पार्शल फिल करते हैं। ठीक है, इस मोल्ड को हम पार्शल फिल इस तरह से मैं समझाऊंगा। मोल्ड इस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं 3D में, ये मोल्ड हमने ना सपोजिटरी ली और इसमें डाल ली, ठीक है, लेकिन पार्शली यहाँ पे हम क्या, ये मोल्ड होता है, ठीक है, इसी को मोल्ड कहते हैं। इसी को हम पहले पार्शल फिल करते हैं वन टाइप ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल को लेके, व्हेन इट कन यील्ड्स देन अदर मटेरियल, जब ये थोड़ा सा क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा ना, उसके बाद दूसरा मटेरियल इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लेयर्ड सपोजिटरीज बनाते हैं, आधा पहले एक, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक है, अलग अलग। उसके बाद कोटेड सपोजिटरीज। अब कोटेड वही होता है कि सपोजिटरीज में हम कोटिंग लगाते हैं कुछ मटेरियल्स, लाइक सपोजिटरीज जो होते हैं ना, उनमें हम कोट किसका, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल या सिटाइल अल्कोहल की कोटिंग हम लगाते हैं। किस लिए, ताकि हम इसकी डिसइंटीग्रेशन रेट को कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सपोजिटरीज डाली बॉडी कैविटी में और उसकी डिसइंटीग्रेशन जल्दी हो गई और वो एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो गया, तो इसीलिए हम उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, कोटेड सपोजिटरीज लेते हैं, यानी कि उसको कोट करते हैं बाहर से, ताकि इसकी डिसइंटीग्रेशन रेट पे हम कंट्रोल पा सकें। तो इम्पार्ट लिब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज और टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव एक्शन या प्रोटेक्ट एक्शन के लिए ड्यूरिंग स्टोरेज फॉर कोटिंग सपोजिटरीज। अब हम कोटिंग सपोजिटरीज को क्या करते हैं, किसी उस सोल्यूशन में जो कोटिंग हमने इस पे करनी है, उस सोल्यूशन में हम इसको डिप करेंगे पहले उस मटेरियल के साथ, जब तक वो
हमें वो वाली थिकनेस चाहिए होती है, जितनी थिकनेस हमें चाहिए एक कोट की, जितनी थिकनेस हमें चाहिए होती है, उसमें हम डिप करते हैं उस वाले मटेरियल में। उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, ठीक है? ड्राई करते हैं उस कोट को। उसके बाद है कैप्सूल सपोजिटरीज़। कैप्सूल सपोजिटरीज़ में हम क्या करते हैं, यानी कि ये सपोजिटरीज़ थोड़ी-सी कैप्सूल बेस्ड होती है। कैप्सूल होता है ना, जो आपने वो टैबलेट्स ली होंगी इस तरह के कैप्सूल, तो कैप्सूल सपोजिटरीज़ कैप्सूल बेस्ड होती हैं वो, उनकी शेप। अब सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल डिफरेंट शेप साइजेस प्रिपेयर फॉर द इंसर्शन, ये भी रेक्टम या वेजिना में हम यूज़ में लेते हैं कैप्सूल वाले। दीज टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स आर इंक्रीजिंग, इनकी ना डिमांड पॉपुलैरिटी दिन ब दिन इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि हम कैप्सूल में लिक्विड्स भी डाल सकते हैं, सेमी सॉलिड्स भी डाल सकते हैं, सॉलिड्स भी डाल सकते हैं, ठीक है? तो ये इसकी खासियत है। उसके बाद पैकेजिंग ऑफ डिस्पोजेबल मोल्ड्स। अब प्रीवियसली जब हमने पढ़ना है ना, वैसे भी हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ये सपोजिटरीज़ कैसे। तो पहले मेटेलिक मोल्ड्स में प्रिपेयर किया जाता था सपोजिटरीज़ को, बाय या कंप्रेशन मेथड से भी उसको बनाया जाता था। ये हमने आगे भी वैसे पढ़ना है। तो उसके बाद उन्हीं को वार्प करना, फिर उसके बाद बॉक्सेस में डालना, ये काम होता था पहले। लेकिन रिसेंटली मेथड्स में हम क्या करते हैं, सपोजिटरीज़ को हम डायरेक्टली एक डिस्पोजेबल मोल्ड में, डिस्पोजेबल क्या होता है, यूज़ एंड थ्रो वाला, ठीक है? मैं इमेज दिखाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है? आपने ना रेक्टल, जब सपोजिटरीज़ आपने अगर किसी ने देखा हो रेक्टल सपोजिटरीज़, वो उस डिस्पोजेबल फॉर्म में होता है, ठीक है? जिस तरह से हम टैबलेट्स का कवर बाहर होता है ना, तो वो कवर हम फिर फेंक देते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से डिस्पोजेबल मोल्ड्स भी होते हैं, मतलब वो इसी तरह से होते हैं जिस तरह से हमने मोल्ड बनाना हो, लेकिन वो डिस्पोजेबल होते हैं। तो इसलिए हम यूज़ में लेते हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल या टिन फॉइल्स हम यूज़ में लेते हैं। उसके बाद उस प्लास्टिक में हम वो मास, यानी कि सपोजिटरीज मास डालते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसको कूल करते हैं। अगर जब एक्सेस अगर हो जाएगा उसमें, तो उसको हम मतलब काटेंगे, ट्रिम करेंगे। उसके बाद उस मोल्ड को हम फिर सील करते हैं, ठीक है? दीज टाइप्स ऑफ मोल्ड हैव बीन एडवांटेज। अब इन मोल्ड्स को ना ज़्यादातर एडवांटेज है, क्यों? क्योंकि मगर ये मेल्ट भी हो जाता है ना, कौन, अगर ये सपोज मेल्ट भी हो जाते हैं, तो हम इसको फिर कूलिंग बाहर ये जाएगा कहाँ, उसी में तो है। बाहर जाके फिर इसको थोड़ा सा कूल करेंगे, तो अपनी शेप, इसमें ये शेप अपनी चेंज नहीं कर सकेगा। ये इसका खास बेनिफिट है, ठीक है? अब हमें नेक्स्ट इसमें पढ़ना है बेसिस, ठीक है? खासकर जो बेसिस इसमें यूज़ होते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कंप्लीट। इसमें कौन कौन से बेसिस इसमें यूज़ हम लेते हैं, ठीक है?